हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स। और डेली करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री टॉपिक्स टुडे। तीन टॉपिक कौन कौन से हैं? प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन इंडियाज न्यूक्लियर सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में। तो ये किस सब्जेक्ट का पार्ट है? इकोनॉमी जब आप पढ़ते हो, इंडियन इकोनॉमी, जीएस पेपर जब 3 पढ़ते हो, उसमें एनर्जी सेक्टर का पार्ट होता है। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड टॉपिक इज कोलकाता नॉर्थ ईस्ट सी रूट। अभी जो बांग्लादेश को लेके प्रॉब्लम चल रही है, तो हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ थोड़ा रिलेशन को देखते हुए म्यांमार से रिलेशन और इंप्रूव करने की सोची है। तो ये सेकंड टॉपिक जो है, ये जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और एपीएससी स्पेसिफिक जीएस पेपर 5 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड थर्ड, कैन न्यू कैलेडोनिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस? क्या नया कैलेडोनिया फ्रांस से इंडिपेंडेंस गेन कर सकता है? दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो लेट्स बिगिन। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन इंडियाज न्यूक्लियर सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में। अब गवर्नमेंट ऐसा देखने वाली है। अब न्यूक्लियर सेक्टर बोले तो कौन सा सेक्टर हो गया? न्यूक्लियर वेपन वाला सेक्टर है क्या? न्यूक्लियर वेपन वाला सेक्टर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर की बात की जा रही है। देखो, इंडिया की एनर्जी नीड्स जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ती जाएगी। तो जो भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते जाएंगे और हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। हम लोग सोलर, विंड और बाकी एनर्जी पे ध्यान दे ही रहे हैं। अब टाइम किसका आ गया है कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी पे भी और ज्यादा फोकस करना स्टार्ट करें। हमारा जो टोटल एनर्जी मिक्स है, एनर्जी मिक्स मतलब कितना परसेंट एनर्जी न्यूक्लियर से आता है, उसमें जस्ट 2% एनर्जी हमारा न्यूक्लियर से आता है। उसको बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और न्यूक्लियर एनर्जी पर डिपेंडेंसी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि वो रिस्की है, विदाउट रिस्क नहीं है, बट गवर्नमेंट इसके लिए प्लान कर रही है और प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करेगी। प्राइवेट सेक्टर के अलाउ करने से क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर यहां पार्टिसिपेट करेगा, प्राइवेट सेक्टर के पास फंड होगा, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा होगा। तो पैसा, फंड, ये सारी चीजें लेके आएगा, टेक्नोलॉजी लेके आएगा, ऑपरेशंस लेके आएगा, तो ये प्रोफेशनलिज्म लेके आएगा। तो यहाँ पे ये काम गवर्नमेंट करने वाली है। उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे लॉज में अमेंडमेंट करने होंगे। और अमेंडमेंट कब होगा? जब पार्लियामेंट का अगला सेशन आएगा, जिसको मॉनसून सेशन बोलते हैं। तो मॉनसून सेशन में आप देखोगे कि ये अमेंडमेंट हो रहे होंगे। बजट के टाइम पे, इस साल बजट में भी हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं मैडम निर्मला सीतारमण, उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी पे काफी फोकस किया है और काफी चांस है कि प्रीलिम्स में और या तो मेंस में या तो फिर दोनों एग्जाम में आप न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे। What is nuclear energy? Nuclear energy is the energy released during nuclear reactions. Nuclear reactions देखो दो तरह के होते हैं। जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ते हैं, there are two kinds of nuclear reactions in general. एक न्यूक्लियर रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरे न्यूक्लियर रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन एंड फिजन, तो ये क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन जहां पे दो न्यूक्लियस, दो एटम के न्यूक्लियस क्या होते हैं? फ्यूजन में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन। जनरली ये क्या होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ जाता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम बन जाता है। और जब दो न्यूक्लियस ऐड होते हैं और न्यूक्लियस के ऐड होने के बाद ह्यूमंगस एनर्जी निकलती है। यहाँ एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा रिलीज होती है। वो एनर्जी जो है, उस एनर्जी को यूज किया जा सकता है आपके डेली नीड्स के लिए। तो ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिशन की, मतलब एक बड़े एटम का टूटना, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिशन। अगर एक बड़ा एटम जो है वो टूट के दो छोटे छोटे एटम्स में बट जाता है और साथ में भी कुछ छोटा छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज होता है, यहां भी एनर्जी क्या होती है? रिलीज। यहां पे जनरली क्या होता है? या तो प्लूटोनियम या तो आप देखोगे कि अदर जो बड़े यूरेनियम वगैरह जैसे एलिमेंट है, उनका वो बड़े एलिमेंट टूट के दो छोटे एलिमेंट्स में बदलते हैं। तो फ्यूजन और फिशन दोनों में न्यूक्लियर एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज होती है। यहाँ पे आप E इज इक्वल टू mc² फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि जितना मास लॉस होता है उस हिसाब से एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रहा होता है। तो अब बात करते हैं फ्यूजन फिजन से आके इंडिया में स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी क्या है? द करंट इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इन द कंट्री इज 8180 मेगावाट। जो पूरी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, जितना इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, चाहे वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो, चाहे वो जियो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो, सारी एनर्जी मिला के सिर्फ 2% ऑफ द कंट्री है। स्प्रेड अक्रॉस 24 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। टोटल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स इंडिया में कितने हैं? 24 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स अभी इंडिया में काम कर रहे हैं। फ्यूजन और फिशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया।
फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे एटम मिलके फ्यूज होते हैं, जो छोटे न्यूक्लियस मिलके फ्यूज होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनते हैं। और फिजन में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस टूट जाता है और टूट के क्या बनता है, दो छोटा न्यूक्लियर बनता है, इसको बोलते हैं फिजन। फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स जिसका मास नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो। हाइड्रोजन 1 1 और हाइड्रोजन 1 2 जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, वो क्या हो जाएंगे, आइसोटोप्स। हाइड्रोजन 1 3 जिसको ट्रिटियम बोलते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, आइसोटोप। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप ये सब कंबाइन होकर क्या बनते हैं, हीलियम बनते हैं। यूरेनियम और प्लूटोनियम ये डिसइंटीग्रेट होकर टूट के फ्यूजन रिएक्शन देते हैं। एनर्जी जो है फ्यूजन और फिशन दोनों में ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज होता है, फ्यूजन में। बट फ्यूजन में भी कम नहीं होता है, फ्यूजन में भी बहुत एनर्जी रिलीज होता है, बट फ्यूजन में उससे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। बट फ्यूजन की प्रॉब्लम है, फ्यूजन में फिजन की प्रॉब्लम क्या है, फिजन में रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलते हैं, क्योंकि यूरेनियम और ये प्लूटोनियम हैवी मेटल्स जो हैं ये सब जब डिसइंटीग्रेट होते हैं तो बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज होता है, और ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए प्रॉब्लम क्या है, फ्यूजन के लिए, फ्यूजन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूजन बड़ा क्लीन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हीलियम बन गया, बहुत क्लीन है। बट इसको कराने का टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है, बहुत प्रॉपर तरीके से कराने का टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, एक कंट्रोल्ड तरीके से कराने का टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, जिसके लिए अलग अलग जगह पे, फॉर एग्जांपल टोकामक रिएक्टर जो है फ्रांस में, वहां पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है। क्योंकि अगर फ्यूजन कराने में हम कामयाब हो गए तो हाइड्रोजन पकड़ा और हीलियम बना लिया और एबंडेंस में एनर्जी निकल गई। बट हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कंबाइन करने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। मतलब अगर फ्यूजन कराना है तो पहले फिशन कराओ, फिशन करा के एनर्जी क्रिएट करो, उस एनर्जी का यूज करो फ्यूजन में, और फ्यूजन से और एनर्जी क्रिएट करो, ऐसा किया जा सकता है। बट एक बार अगर फिशन हो ही गया तो रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज तो होने ही लग जाएगा। न्यूक्लियर वेस्ट वही रेडियो एक्टिव मटेरियल, यहां पे मिनिमल होगा, यहां पे बहुत ज्यादा होगा। यहां मेल्ट डाउन का रिस्क कम है। यहां पे रिएक्टर्स जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो अभी आप पाकिस्तान में देख रहे हो कि शायद कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में कहीं उनका जो कैपेसिटी है न्यूक्लियर फ्यूजन का वो मेल्ट तो नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो चुका है। चेरनोबिल करके वेब सीरीज भी पड़ा हुआ है, कहां पे, हॉटस्टार पे, आप उसको देख सकते हो। और उसके अलावा, चेरनोबिल के अलावा फुकुशिमा डिजास्टर जो है वो जापान में हो चुका है, जो न्यूक्लियर फिशन से रिलेटेड है। अब बात यह आती है कि जब हम लोग फ्यूजन या फिशन कुछ भी करा रहे हैं, अब हम क्या कराएंगे, फिशन वाले काम कराएंगे, और गवर्नमेंट सोच रही है कि इसमें क्या दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को और मौका दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा प्रमोट किया जाए। तो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड एक लॉ है जिसको बोलते हैं सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपको डिजास्टर आपने पढ़े, कौन सा, चेरनोबिल या फुकुशिमा, ये क्या है, न्यूक्लियर डिजास्टर है। अगर ऐसा कोई पावर काम कर रहा है और अचानक से वहां थोड़ा बहुत कोलैप्स हो जा रहा है, डिजास्टर हो जाता है, आसपास जितने लोग हैं वो तो मरने लग जाते हैं या तो उनको प्रॉब्लम्स होने लग जाता है। तो ऐसे केसेस में उनका खतरा कौन देखेगा, कौन वो रिस्क बियर करेगा? तो कौन वो रिस्क बियर करेगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया था सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। अगर न्यूक्लियर से कुछ डैमेज होता है तो सिविल लाइबिलिटी आएगी, पैसे की लाइबिलिटी आएगी, जेल जाने की लाइबिलिटी नहीं आएगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आएगी। लायबल अप टू 1500 करोड़, जो भी उस न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट कर रहा होगा उस समय यूज कर रहा होगा, जो भी कंपनी यूज कर रही होगी, चाहे गवर्नमेंट यूज कर रही होगी, वो 1500 करोड़ रुपीस एज अ फाइन देगी, जिनको विक्टिम्स में बांटा जा सकता है। इसके ऊपर का हो सकता है गवर्नमेंट देगी। तो न्यूक्लियर पावर के लिए कॉम्पनसेशन किसको मिलेगा, विक्टिम्स को मिलेगा। और ये प्लांट ऑपरेटर किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो ये ऑपरेटर पे है लाइबिलिटी, गवर्नमेंट की खुद कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। तो सिविल लाइबिलिटी एक्ट यही है। इसीलिए हमारे अग्रीमेंट्स हैं, सिविल न्यूक्लियर यूज को लेकर अग्रीमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, यूएस से भी हैं। बट यूएस से अग्रीमेंट होने के बावजूद यूएस का फैसिलिटी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। रीजन, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। यूएस बोलता है या यूएस की प्राइवेट कंपनीज बोलती हैं कि भाई डैमेज का हम लोग क्यों पैसा भरेंगे, ठीक है। तो ये एक एक्ट है। दूसरा क्या है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ये एक पुराना एक्ट है जो रेगुलेट करता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को। इस पे गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव कंट्रोल है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में रेडिएशन एंड सेफ्टी मेजर्स को भी ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट क्या करता है, प्रमोट करता है। तो ये जो पहले से एक्ट हैं, इनमें क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ गवर्नमेंट का यूज जो यहां पे दिया गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा।
सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब जाके प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है प्रमोट हो पाएगा। सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इट इंश्योर्स कंपनसेशन। प्राइमरी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्लांट ऑपरेटर की है। जिसने ये मटेरियल सप्लाई किया है प्लांट के लिए उसकी नहीं है, जिसने मशीन्स बनाए हैं उसकी नहीं है, जो मटेरियल सप्लाई कर रहा है उसकी नहीं है, सप्लायर की नहीं है, ऑपरेटर की। ऑपरेट करने वाले की लाइबिलिटी जो है वो प्राइमरी है। ऑपरेटर लाइबिलिटी 1500 करोड़ रुपीस रखा गया है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो न्यूक्लियर मटेरियल, प्लांट एंड रिसर्च के ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है, रेडिएशन सेफ्टी वगैरह से डील करता है। तो ये दोनों एक्ट हम लोगों ने समझ लिया। अब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन क्यों चाहिए? प्राइवेट सेक्टर पैसा लेके आता है, पैसा गवर्नमेंट के पास इतना ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट को और भी काम करने हैं, गवर्नमेंट को और ज्यादा राफेल खरीदना है, राफेल खरीदने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को एजुकेशन में खर्च करना है, गवर्नमेंट को हेल्थ में खर्च करना है, गवर्नमेंट को फ्रीबीज भी देना है। तो ऐसे में अगर हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं पार्टिसिपेट कराएंगे तो किसको कराएंगे? नीति आयोग हैज एस्टिमेटेड दैट नियरली $26 बिलियन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी नीडेड टू डेवलप द न्यूक्लियर सेक्टर टू मीट इंडियाज एनर्जी गोल। इंडिया का एनर्जी गोल मीट कराने के लिए कितना बिलियन डॉलर रिक्वायर्ड होगा? $26 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। गिवन द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, involving private firms in more substantial role could provide the necessary capital। provide the necessary capital, private firms को और ज्यादा यहाँ पे necessary capital का जरूरत कौन बियर करेगा? प्राइवेट फर्म्स बियर करेंगे। हाउएवर सच पार्टिसिपेशन इज करेंटली प्रोहिबिटेड। अभी के लिए AEA क्या है? AEA एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो हम लोगों ने यहां समझा, एटॉमिक एनर्जी एक्ट में प्राइवेट का पार्टिसिपेशन अभी के लिए प्रोहिबिटेड है, बट इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी? इसमें अमेंडमेंट करेगी। लाइबिलिटी कंसर्न्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी, रिस्क वगैरह हम लोग समझ ही गए, रिस्क वगैरह की बात हम लोग समझ ही गए, लीगल चैलेंज हम लोग समझ गए। साथ साथ में एक एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में क्या होता है? क्रिटिसिज्म से जूझ रहा होता है कि इसके पास इंडिपेंडेंस नहीं है, गवर्नमेंट का इस पे एक्सेसिव कंट्रोल है। एक न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना था, बिल आया था, बट ऐसा कुछ बन नहीं पाया, which is yet to be enacted। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो पूरा एटॉमिक एनर्जी को रेगुलेट करेगा उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, और ये रेगुलेटरी सेफ्टी को लेकर जो रेगुलेटरी बोर्ड है ऐसा बोर्ड बनाना पड़ेगा। आगे का वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि क्यों ना गवर्नमेंट का प्राइवेट से पार्टनरशिप कर दिया जाए। गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट क्या लेके आएगा? पैसा लेके आएगा। गवर्नमेंट क्या देखेगा? रेगुलेटरी कंट्रोल देखेगा। तो आधा हेडेक गवर्नमेंट का, आधा हेडेक प्राइवेट का, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहेगा। तो इसके लिए क्या करने पड़ेंगे? अगेन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। द पाथ फॉरवर्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी, द एम्बिग्विटी सराउंडिंग न्यूक्लियर लाइबिलिटी। अभी भी न्यूक्लियर लाइबिलिटी किसका होगा उसको लेकर एम्बिग्विटीज हैं। स्टेबल लीगल इन्वायरमेंट, लॉ जो है, लॉ बहुत स्टेबल होना चाहिए। अगर लॉ लोगों के समझ में आएगा न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, तभी प्राइवेट पार्टीज जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सॉरी। सेकंड है कोलकाता नॉर्थ ईस्ट सी रूट टू बाईपास बांग्लादेश। बांग्लादेश को आपने देखा है ना, इंडिया के बॉर्डर्स में बांग्लादेश को अब बाईपास करने की बात चल रही है। बांग्लादेश को बाईपास करने की बात क्यों चल रही है? अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए मैप बना दें, है ना, तो इस छोटे से मैप में आप देख पाओगे कि ये यहाँ पे जो कंट्री है वो क्या है? बांग्लादेश है, और यहाँ पे जो कंट्री है वो क्या है? म्यांमार है, ठीक है। तो अब हमारा कंसर्न क्या है? बांग्लादेश में अभी बहुत अच्छी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। वहां पे मोहम्मद यूनुस जो है इंटरिम गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, और जब पाकिस्तान से हमारा स्कफल हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो मोहम्मद यूनुस ने बोला कि देखो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो इंडिया के 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, सिक्किम तो चलो इधर आ जाता है, सिक्किम भी है, सिक्किम की ये पूरा किससे कनेक्टेड है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्टेड है। 8 स्टेट सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्टेड है। तो ऐसे में बांग्लादेश के थ्रू ही इनके पास रास्ता बचता है कि बांग्लादेश से एक्सेस इनको मिले और सीधे सीधे ये कहां जा पाए? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जा पाए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया से। पहले से हमारा बांग्लादेश से बहुत सारा ट्रेड और ट्रांजिट एग्रीमेंट चल रहा था, हमने उसको सस्पेंड कर दिया। और इनफैक्ट अब हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले से कोलकाता से यहां म्यांमार कालादान मल्टी मॉडल
हम लोग टर्मिनल बनवा रहे थे, नेटवर्क बनवा रहे थे, उसको और ज्यादा प्रमोट करेंगे कि बांग्लादेश को बाईपास करते हुए हम लोग म्यांमार होके कहां पहुंच जाए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहुंच जाए। तो हमारा कनेक्टिविटी जो बांग्लादेश और म्यांमार पे 50-50 लाई करता था, अब बांग्लादेश से ज्यादा किस पे लाई करेगा, वो म्यांमार पे लाई करेगा। कोलकाता से सितवे पोर्ट, म्यांमार में हम लोग कहां जाएंगे, सितवे पोर्ट पे जाएंगे जो 539 किलोमीटर का सी रूट होगा। फिर उस सी रूट से फिर पलेटवा, कलेतवा, जोरिनपुई, लंगुती, एजवाल और सिलचर होते हुए फिर शिलोंग हम लोग आ सकते हैं, और शिलोंग होते हुए फिर बाकी आसाम के जगह पे हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। इसमें की रोल प्ले करेगा एक हाईवे, नया हाईवे जो प्रपोज किया गया है शिलोंग से लेके सिलचर तक। शिलोंग से लेके सिलचर तक एक तरह से ये एक्सप्रेसवे जैसा होगा, जहां पे जो डिस्टेंस पहले 8 आवर्स 9 आवर्स में पूरी की जा रही थी वो 4 to 5 आवर्स में पूरी की जा सकेगी। हाई स्पीड कॉरिडोर जो है बनाया जा रहा है। बांग्लादेश को बाईपास करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और बाईपास करना भी है। तो नाम क्या है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इसको और एक्सटेंशन किया गया है, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है। और ये कहां से कहां तक हाईवे बन रहा है, फ्रॉम माइलकुंज नियर शिलोंग टू पंचग्राम नियर सिलचर अलोंग NH6 के अलोंग बन रहा है। इसका 4 लेन स्पीड हाईवे है, इसका जो लेंथ होगा 166.8 किलोमीटर होगा। इट इज द फर्स्ट हाई स्पीड कॉरिडोर इन द नॉर्थ ईस्ट। और ऐसा प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा, 2030 तक। प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने वाला कौन है, NHIDCL मतलब नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये आप पूरा मैप में यहां से देख सकते हो। यहां पकड़ लो कोलकाता, कोलकाता से देखो ये बांग्लादेश को हम लोग बाईपास कर गए। पहले हमारा बांग्लादेश होते हुए भी सीधे सीधे हमारा त्रिपुरा का कॉरिडोर बनता था, अब हम उसका यूज नहीं कर रहे। हो सकता है आगे वापस से जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट चेंज हो, हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे हो। कोई ये परमानेंट चीज नहीं है कि बांग्लादेश को हम हमेशा के लिए अवॉइड करेंगे, बट फिलहाल हमारे पास ऑप्शंस तो होना चाहिए। ऑप्शंस के लिए कोलकाता से हम कहां जाएंगे, सितवे। सितवे से देखो यहाँ पे कालादान रिवर बहती है, वो कालादान रिवर का यूज करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे लैंड पे आएंगे, जोरिनपुई, लंगतलाई, एजवाल और सिलचर पहुंचेंगे। और यहां से ये नया हाई स्पीड कॉरिडोर प्रपोज किया गया है। द 4 लेन रोड बिटवीन पलेटवा एंड जोरिनपुई, पलेटवा यहां पे है आपका, पलेटवा यहां पे है, जोरिनपुई यहां पे रोड है। ये रोड जो है अभी तक इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कराने का काम चल रहा है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें सी लेग है, सी है 539 किलोमीटर का। इनलैंड वाटर वे है सितवे से पलेटवा तक। सितवे यहां है, सितवे से पलेटवा जो वाटर है इनलैंड वाटर, कालादान रिवर है, कालादान रिवर के थ्रू इनलैंड वाटर वे है सितवे से पलेटवा। ये आपको याद रहना चाहिए, एग्जैक्टली याद रहना चाहिए। प्रीलिम्स में यही सारे छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स पूछे जाते हैं। रोड फिर आगे पलेटवा से जोरिनपुई तक रोड आएगा ऑन द इंडिया म्यांमार बॉर्डर मिजोरम में, जिसका डिस्टेंस 110 किलोमीटर होगा। अब उसके बाद से ये जोरिनपुई के बाद से वापस एक्सटेंशन और ज्यादा किया जाएगा। बेनिफिट, बाईपास बांग्लादेश, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बूस्ट होगा, पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना कि इंडिया से ईस्ट में कंट्रीज जो हैं उनकी तरफ रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करना है, तो इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये बहुत जबरदस्त एक तरह से क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन होगा। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे। हाइब्रिड एन्युटी का मतलब यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। 40% गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा पैसे में, 60% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होगा, प्राइवेट डेवलपर का होगा। थर्ड टॉपिक पे आते हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैन न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया इज अ फ्रेंच टेरिटरी। फ्रेंच जो है, जैसे कि ब्रिटिश ने कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, वैसे ही फ्रेंच ने भी किया, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने किया। और फ्रेंच के अभी भी अलग अलग जगह पे बहुत सारी टेरिटरीज हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड जो हैं वो फ्रेंच के पास अभी भी हैं। फॉर डिकेड्स न्यू कैलेडोनिया, a French island territory of approximately 2,71,000 people in the Southwest Pacific has been a complex journey regarding status। उसका टोटल पॉपुलेशन 3 लाख भी नहीं है। इस आइलैंड का टोटल पॉपुलेशन कितना है, 3 लाख भी नहीं है। और वो क्या है, फ्रेंच टेरिटरी है, फ्रांस ने पहले कभी एक्वायर किया था। न्यू कैलेडोनिया इज अ फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी located in the southwestern Pacific Ocean, approximately 1500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हिस्ट्री क्या है, न्यू कैलेडोनिया ओरिजिनली इनहेबिटेड बाय द कनाक्स करके वहां पे ओरिजिनल रेसिडेंट रहते हैं। ये एक ग्रुप है, ये एक कम्युनिटी ग्रुप है। अब से प्रीलिम्स में ये भी पूछा जा सकता है, कनाकाज कौन है, केम अंडर फ्रेंच कंट्रोल इन 1853। पोस्ट वर्ल्ड वार टू क्या हो रहा था, सारी कंट्रीज अपना अपना कंट्रोल छोड़ रही थी, आजादी कर रही थी।
कनाकास गेंड फ्रेंच सिटीजनशिप, उनको फ्रेंच सिटीजनशिप मिल गया कनाकास को, बट 1960s फ्रेंच माइग्रेशन मेड देम अ माइनॉरिटी। 1960s में फ्रांस के ओरिजिनल लोग वहां पे आने लग गए। स्पार्किंग एन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, फिर वहां पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट आया। नोमो अकॉर्ड भी 1998 में साइन हुआ, प्रॉमिसिंग 3 इंडिपेंडेंस रेफरेंडम, 3 बार इंडिपेंडेंस रेफरेंडम हुए, और रेफरेंडम किसके फेवर में गए? फ्रांस के फेवर में गए। कोविड 19 के टाइम पे भी रेफरेंडम किसके फेवर में गए? फ्रांस के फेवर में गए। कनाकाज ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये रेफरेंडम जो है गलत है, वहां से फ्रेंच लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं, रेफरेंडम रिग्ड है और ये रेफरेंडम का कुछ खास वो नहीं है। नोमो अकॉर्ड क्या बोलता है? आपसे प्रीलिम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि नोमो अकॉर्ड क्या है। नोमो अकॉर्ड उसको अलग से एक स्पेशल स्टेटस देता है, न्यू कैलेडोनिया को स्पेशल ऑटोनॉमी देता है ना, बहुत ज्यादा ऑटोनोमस, एकदम से इंडिपेंडेंस और सॉवरन रीजन तो नहीं है, बट एक स्पेशल ऑटोनोमस रीजन जरूर देता है। न्यू कैलेडोनियन सिटीजनशिप, इंट्रोड्यूस स्पेशल वोटिंग राइट, वहां के जो कनाकाज हैं उनको स्पेशल वोटिंग राइट्स भी मिलता है। एग्जाम्पल, नॉन रेसिडेंट कैन नॉट वोट इन लोकल इलेक्शन, वहां के लोकल इलेक्शन में नॉन रेसिडेंट वोट नहीं कर सकते हैं। वहां पे ऑटोनॉमी ग्रांट किया गया, कंट्रोल ओवर एरियाज लाइक हेल्थ एजुकेशन एनवायरमेंट, हेल्थ एजुकेशन एनवायरमेंट में वहां लोकल्स को ऑटोनॉमी है, जबकि जहां तक बात इंटरनेशनल रिलेशन डिफेंस की आती है वो फ्रांस के पास उसका पूरा लाई करता है। लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया, ये रहा इंडोनेशिया का पार्ट, फिर पपुआ न्यू गिनी और यहां पे आ जाता है कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया। यहाँ ऊपर है वनाउटू अटॉल, यहाँ है तुबालू, यहाँ है किरीबाती, यहाँ है नौरू। नौरू के बारे में भी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। यहाँ है सोलोमन आइलैंड। तो मैप्स जो हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए। करंट स्टेटस क्या है? वापस रेफरेंडम के बाद से भी टेंशन है। इलेक्टोरल रोल का प्रपोजल था, फ्रांस प्रपोज्ड अनफ्रीजिंग वोटिंग राइट्स सीन एज थ्रेट टू कनाक रिप्रेजेंटेशन। वोटिंग राइट्स जो था वहां पे बाकी फ्रेंच लोगों का, उनको अनफ्रीज जब किया गया तो कनाक रिप्रेजेंटेशन, कनक जो वहां पे ग्रुप्स हैं उन लोगों ने उसको क्या देखा? एज ए थ्रेट देखा। वहां पे लास्ट ईयर मई में राइट्स भी देखे गए, डेथ्स भी हुए, है ना, 3 लाख लोगों के अंदर राइट्स हो रहे हैं, सोचो। इंजरी भी हुई, वर्स्ट अनरेस्ट, डिकेड्स में वर्स्ट अनरेस्ट वहां पर देखा गया। आगे क्या है? प्रोविंशियल इलेक्शन होने हैं इस साल। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रांस के लिए, इसलिए फ्रांस छोड़ता नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट जो है फ्रांस और वहां के गवर्नमेंट के बीच में, उस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करना बहुत जरूरी है। फ्यूचर जो है अनसर्टेन हो गया है, ऐसे में मीडिएशन की जरूरत पड़ सकती है। आई होप सारे टॉपिक्स आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।